दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 30 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। 31 मार्च का आज शाम को अपलोड होगा और जितनी भी पेंडिंग पीआईबी की वीडियो हैं इसी वीक में आ जाएंगी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी 20 मार्च तक की पीआईबी बन गई है, बस उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देनी है और 20 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में यानी एक वीक की पीआईबी बनानी मेरे को कंप्लीट करनी है। तो वो मेरे ख्याल से संडे तक हो जानी चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग करने में देखते हैं कितना समय लगता है। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, सही फसल कैंपेन। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि करंट को साथ में लेके चला जाए और पेंडिंग को धीरे धीरे कंप्लीट किया जाए, वरना फिर एक बर्डन होता जाएगा मेरे ऊपर फिर से। सही फसल कैंपेन देख लेते हैं क्या आर्टिकल है। सही फसल कैंपेन को लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन द्वारा। कब लॉन्च किया था? 2019 में। नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत कार्य करता है। सही फसल कैंपेन लॉन्च इसलिए किया था, कहाँ पर? जो फार्मर्स हैं वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, यानी यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, वहाँ पर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप का कल्टीवेशन हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जा सके। तो सही फसल कैंपेन, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपको सही फसल का चुनाव करना है। सिलेक्शन ऑफ राइट क्रॉप फॉर पर्टिकुलर रीजन, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो सही फसल कैंपेन एक तरह का अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन है, ताकि फार्मर्स को क्या करें, वाटर इंटेंसिव क्रॉप से डाइवर्ट करके माइक्रो इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज की तरफ मोड़ा जा सके। सही फसल कैंपेन अभी पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। कुछ सारे एरियाज हैं जहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वर्कशॉप्स और फार्मर्स को इसके विषय में एड्रेस किया जा रहा है कि आपको कैसे सही फसल कैंपेन का यूज करना है। तो मिनिस्ट्री जो है सही फसल कैंपेन को रन कर रही है। हालांकि इसके लिए कोई भी सेपरेट फंड का एलोकेशन नहीं होना है। ये आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे इसमें से सही फसल कैंपेन किसके दौरान की जा रही है, तो आप सोचोगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जबकि कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। फिर दूसरी स्टेटमेंट देंगे कि सही फसल कैंपेन के लिए अलग से 500 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ एलोकेट नहीं किया गया है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ध्यान देके पढ़नी चाहिए। आपको यहाँ पे कंटेंट तो मिल ही जाएगा सारा, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि सही फसल कैंपेन को सही तरीके से पढ़ा जाए, मतलब किसी भी आर्टिकल को। हो सकता है मैं जल्दबाजी में लेट नाइट हो जाती है रिकॉर्डिंग करते, मैं ढंग से ना रिकॉर्ड करूं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। वाटर क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो 7वीं अनुसूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डाला गया है, स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट। वाटर जो है जैसे आपका लीगल मैटर्स हैं, ठीक है, लॉ, वैसे ही वाटर आपका स्टेट सब्जेक्ट है। अभी तक सही फसल कैंपेन के तहत कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है कि कितने फार्मर्स लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सके। अब मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो एक तरफ नहर आता है, कैनाल का पानी आता है, वहां पर मैं देखता हूँ लोग धान का कल्टीवेशन करते हैं। चलिए समझ में आता है क्योंकि कैनाल का पानी आ रहा है। लेकिन एक तरफ कैनाल का पानी नहीं आ रहा है, सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां पे भी लोग धान की कल्टीवेशन। अरे वहां पे भाई वीट का करो, मक्के का करो, उड़द का करो, ऐसा करो जो लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप हो, उनका करना चाहिए। लेकिन कौन समझाए, कौन सिर मारे? ठीक है, तो इंडिया में एक तरह से प्रमोट किया गया कल्चर 2 क्रॉप्स का। गेहूं धान खा लो, दाल चावल की जरूरत नहीं आपको, मतलब दाल की जरूरत नहीं आपको। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहां पे हमें पैडी का कल्टीवेशन अवॉइड करना चाहिए। वहां पर गेहूं, मक्का, आपका उड़द, ऐसी चीजें जो है कल्टीवेट करनी चाहिए, लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप। ये सही फसल कैंपेन देख लीजिए, 2019 में लॉन्च किया गया था। एक अवेयरनेस कैंपेन है नेशनल वाटर मिशन का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखिए क्या है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 2020-21 का फाइनल एस्टिमेट आ गया है और 2021-22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आ गया है। तो आपको एरिया और टोटल प्रोडक्शन याद रखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एरिया जो फाइनल आया है आपका, उसके तहत इंडिया में 27.48 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन किया गया है। कितना? 27.48, यानी 27.5 मिलियन हेक्टेयर, 27.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में आपका क्या किया गया है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया गया है। प्रोडक्शन कितना हुआ है 2020-21 के फाइनल प्रोडक्शन के हिसाब से, एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से फाइनल जो एस्टिमेट हुआ है 334.60 मिलियन टन। ये आपको 2 वैल्यू याद रखनी है।
उसका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है हॉर्टिकल्चर का 2021-20 के लिए, वो आप देख लीजिए। तो कुछ खास इंक्रीज नहीं किया है एरिया में, 0.08 का किया है, और जो प्रोडक्शन है उसमें तो डिक्रीज ही कर दिया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। आप यहाँ पढ़ लीजिए 2020-21 के लिए फाइनल जो एस्टिमेट है वो जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर द्वारा। 2021-22 के लिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के एरिया और प्रोडक्शन दोनों का। आपको ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ये कहता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 2021-22 में कि इस बार 333.3 मिलियन टन प्रोडक्शन होगा हॉर्टिकल्चर का, जो कि लास्ट ईयर से यानी जो फाइनल प्रोडक्शन आया है 2020-21 का उससे 1.35 मिलियन टन कम है, या फिर 0.4% के आसपास। यहाँ से आप वो डाटा ले सकते हैं। अब आपको टेलीग्राम में भी हर इवनिंग में पीडीएफ मिल जाया करेगी सारे लेक्चर्स की। मॉर्निंग में इसलिए नहीं लूँगा वरना आप वीडियो लोग देखते नहीं हो, तो एक दिन लेट मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ डाली जाए टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी आप यहाँ फ्रूट्स प्रोडक्शन देख लीजिए, 102.9 मिलियन टन रहने वाला है, ये देख लीजिए। फ्रूट्स प्रोडक्शन अलग से, वेजिटेबल का प्रोडक्शन अलग से दिया है, 199.9 मिलियन टन रहने वाला है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑनियन का प्रोडक्शन जो कि क्राइसिस होता है इंडिया में, 31.1 मिलियन टन रहने वाला है, लास्ट ईयर इतना रहा था। पोटैटो का प्रोडक्शन 53.6 मिलियन टन रहने वाला है, जो कि पिछली बार से काफ़ी कम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, एस्थेटिक जो प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वर्ड बना है आपका हॉर्टस से। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड से बना है हॉर्टस, उसका मतलब होता है गार्डन। देखिए अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? एल.एच. बैली, आपको याद रखना है अगर नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है M.H. मरीगोडा, आपको ये याद रखना है। क्या हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम रन की जा रही है? बिल्कुल, MIDH स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसको पर्पस क्या है? पर्पस ये है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बनाना और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकना। अच्छा, MIDH स्कीम लॉन्च तो पूरे इंडिया के लिए की गई, लेकिन मेन फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे है या फिर अंडमान निकोबार में है, इतना याद रखिएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पर रेशियो दिखा है 60-40 का, बाकी 90 का, ये आप देख लीजिएगा MIDH स्कीम। तो L.H. बैली का नाम याद रखिएगा, M.H. मरीगोडा का नाम याद रखिएगा, और एडवांस एस्टीमेट आ गया है इसका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, फाइनल आ गया है और फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आ गया है। दोनों आपको याद होने चाहिए, एरिया और प्रोडक्शन दोनों। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इन्होंने श्योर विजन पर पेनल्टी लगाई है 10 लाख रुपए की, क्योंकि इसके जो एडवर्टीजमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। आपने नापतोल का नाम सुना होगा, मोर पावर कैप्सूल्स आते थे, आपने मैंने कई सारे लोगों की मैंने कंप्लेन सुनी इसमें कि हाइट से रिलेटेड। ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ना, आपकी हाइट जो है कई सारे कारणों पर जो है डिपेंड करती है। तो ऐसा ही एक श्योर विजन करके कंपनी है जो कि गारंटी लेता है कि आपकी आंखों की रोशनी 100% वापस आ जाएगी। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, इसलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 10 लाख का क्या लगा दिया है, इस पर पेनल्टी लगा दी है। तो CCPA के पास कंप्लेन आई थी, उन्होंने एक्शन लिया और पाया कि जो इसके एडवर्टीजमेंट हैं श्योर विजन के, ये मिसलीडिंग है, और इन्होंने डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन को कहा कि इन्वेस्टिगेट करिए ये क्लेम जो एडवर्टीजमेंट में किए गए हैं, क्या सच में आंखों की रोशनी आ जाती है? तो नहीं आई है, तो 10 लाख की पेनल्टी लग गई। इससे पहले CCPA ने नापतोल और GSK पर जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है उसके लिए भी ऑलरेडी पेनल्टी लगा रखी है। तो ये अच्छी बात है, CCPA काम कर रहा है। CCPA बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए आप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत CCPA पेनल्टी लगाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पास हुआ था, जिसने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया था। ये 2019 वाला एक्ट जुलाई 2020 से अस्तित्व में आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर्पस क्या है? जो कंज्यूमर्स उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। जागो ग्राहक जागो कैंपेन, अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक कंपनी है बजाज, ठीक है, तो उसका एक केस फाइल हुआ है, मैंने देखा है। कई सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर को ये जानने का अधिकार देती हैं कि हाँ भाई आपके पास भी अथॉरिटी है, कोई कंपनी आपको लूट के नहीं ले जा सकती है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ही आया है कि कंपनियों को भी थोड़ा सा डर है कि भैया पेनल्टी लग जाएगी 5-6 लाख रुपए की, इससे अच्छा जो है छोड़ो 5,000 रुपये के चक्कर में ज़्यादा बवाल नहीं करते हैं। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। श्योर विजन पर पेनल्टी लगी है, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं था,
हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चल रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। 54 नॉन एग्जेम्प्टेड सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कहा गया है कि टोटल यानी ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का कम से कम 10% नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च करना है। यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही हैं, सारी मिनिस्ट्रीज को 10% आपको उनके लिए खर्च करना है। ये क्या होना चाहिए? ये जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का 10% होना चाहिए पिछले 3 वर्षों के एवरेज का। तो कई सारे मिनिस्ट्रीज को ये कहा गया है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट के लिए अपने बजटरी सपोर्ट का 10% खर्च करिए। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, वाटर वे भी आपको पता ही है, जो हमारा सेकेंड वाटर वे है 1988 में ही डिक्लेयर हो गया था। धुबरी से सादिया 891 किलोमीटर का था, सेकेंड मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट भी है ये। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई जितना ग्रॉस बजटरी सपोर्ट आ रहा है उसका 10% आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर खर्च करना है। नीति आयोग और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक रिलीज की है, इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। अच्छा, ये बुक रिलीज किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग और FAO द्वारा। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बुक रिलीज की है, इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। बुक में बताया है 2030 तक इंडिया का विजन क्या होना चाहिए अपने एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो कई सारे डायलॉग ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 2019 के बाद, किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नीति आयोग और FAO के बीच में। तो फिर से एक डायलॉग चल रहा था, नेशनल डायलॉग 19 से 22 जनवरी तक चला था 2021 में। उसके बाद देखा गया 2030 का विजन क्या है, उसके आधार पर ये बुक रिलीज कर दी गई है, इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। बुक रिलीज की है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था नीति आयोग और FAO द्वारा। इस बुक में ये बताया गया है कि 2030 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए कितने सारे विजन हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, इतने सारे विजन आपको रटने की जरूरत नहीं। बुक का नाम है, देखिए, इंडिया एग्रीकल्चर 2030। किसने रिलीज की है बुक? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नेक्स्ट आर्टिकल है, सी ग्रासेस के कल्टीवेशन पर कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट का एम है कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, यानी वो स्ट्रेंथन हो सके क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके प्रति। पता लगा समुद्र का जल स्तर बढ़ गया तो उनका लॉस हो गया, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? सी ग्रासेस और मैंग्रोव पर फोकस किया जा रहा है। जितना ज़्यादा इनका कल्टीवेशन बढ़ेगा उतना ही जो कोस्टल एरियाज हैं उनका डिग्रेडेशन कम होगा। सी ग्रासेस क्या है? सी बेड्स या फिर ओशन फ्लोर्स पर पाई जाने वाले क्या है? ग्रासेस टाइप की हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके। इनकी वजह से जो है प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है और ये जो आपकी फिशरी सेक्टर है इसको बड़ा फायदा होता है। इंडिया में देखा जाए तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको इजीली सी ग्रासेस मिल जाएगी। सी ग्रासेस इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि फिशरीज के लिए बेहतर होता है। दूसरा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी बहुत बेहतर होता है। अब ओशन तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते ही हैं, लेकिन अगर सी ग्रासेस हैं तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। पिछले 2 डिकेड से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है सी ग्रासेस कल्टीवेशन के लिए। एक फील्ड सर्वे करवाया गया है इंडिया में, जिसमें पाया गया है लगभग 517 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में इंडिया में सी ग्रासेस हैं, जो कि पर ईयर 434.9 टन के हिसाब से आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करती हैं। इतना याद रखिएगा। ये वो स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट फिनांस कर रही है सी ग्रास इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। सी ग्रासेस आप यहाँ पढ़ लीजिए। फ्लावरिंग प्लांट हैं, सबमर्ज एरिया में जो सैलो मरीन वाटर होता है वहां पर उगते हैं, बेस या फिर लेगून में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और स्ट्रैप टाइप के ओवल लीव्स होते हैं सी ग्रासेस में। बाकी 850 मिलियन है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 स्पीसीज हैं 4 फैमिलीज से, ठीक है, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया में देख लीजिए सबसे ज़्यादा गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, यहाँ पर पाई जाती हैं सी ग्रासेस। लास्ट आर्टिकल है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम रन की जा रही है, जैसे आपका स्कूल नर्सरी योजना, नगर वन योजना, कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, ये सब रन किया जा रहा है। नगर वन योजना क्या है? सिटीज़ में
फॉरेस्ट डेवलप करना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम है, नगर वन योजना इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसमें कैंपा जो फंड है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, कुछ ऐसे करके फुल फॉर्म है इसका, कैंपा फंड का, उससे फंड लिया जाता है और शहरों के पास एफॉरेस्टेशन का काम किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में नगर वन योजना पे 895 करोड़ के आसपास खर्च किए जा चुके हैं। इंडिया के 22 राज्यों में 65 नगर वन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। बाकी कई सारे एक्ट भी हैं इंडिया में। 1980 का आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये हमारे फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मिनिस्ट्री ने कई राज्यों और स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करी ताकि फॉरेस्ट फायर्स का प्रिवेंशन हो सके और उनके लिए मैनेजमेंट स्कीम रन किया जाए। उत्तराखंड में बहुत फॉरेस्ट फायर आपको सुनने को मिलती है, यूपी में पता नहीं इतनी क्यों नहीं मिलती, जबकि अच्छा यूपी में तो फॉरेस्ट तो होने चाहिए फॉरेस्ट फायर के लिए। एक और कारण होता है फॉरेस्ट फायर का, जो पहाड़ी लकड़ियां होती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं, इसलिए वहाँ हाईलाइट ज़्यादा होता है। लेकिन जो यूपी या फिर जो हमारे यहाँ की लकड़ियां हैं वो वाटर को स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि मौसम है गर्मी का तो वो अपने हिसाब से रखती हैं कि वाटर हमारे अंदर रहे, तो इसलिए आग कम पकड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में क्या ठंडी का ही मौसम रहता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वाटर कंज्यूमिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो लोग और बिल्कुल सूखा रहता है, तो आग जल्दी पकड़ता है। और हमारे तो पता ही गर्मी होनी है, तो पेड़ों को भी पता है पतझड़ आ गया है, पत्ते ही गिरा देते हैं पेड़। कारण यही है कि जो है जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर प्रकाश संश्लेषण में जो आपका भाप बन रही है पत्तियों से, वो जो है रोकी जा सके। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें 2 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है सैंक्शन किया गया है, जहां पर आपको एफॉरेस्टेशन करना है। ग्रीन इंडिया मिशन पर 455 करोड़ जो है खर्च किया जा चुका है 2015-16 से 2020-21 तक। कंपनसेटरी फंड एक्ट 2016 के तहत कैंपा बनाया गया है, जिसमें 90:10 के बीच में रखा जाता है रेशियो, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है स्टेट कैंपा के तहत। बाकी अमृत मिशन जो रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, उसके तहत भी काफ़ी जगह है जहां पर फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन का काम किया जा रहा है। तो ये 30 की वीडियो है, अभी थोड़ी देर बाद 31 की अपलोड हो रही है, पेंडिंग में मैं कवर करूंगा इस वीक में।